तरीके से बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड बना करके दिया जा रहा है, वोटर लिस्टों से उनके नामों को गायब किया जा रहा है। ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। इस मीडिया की आप बात कर रहे हैं सर कि हमारी आवाज़ पहुंचाए, उन पर तो यही एलिगेशन है ना कि वो अडानी अंबानी के आरएसएस के मीडिया हाउसेज हैं। नहीं अब तो बहुत आप अपना ऐसा आपका या मुसलमानों का या ठीक है माइनॉरिटीज़ का कोई ऐसा मीडिया हाउस या कोई लोकल लेवल पर सोशल मीडिया नहीं है सर। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप ये देखिए, जो एजेंसियां गिरफ्तार करती हैं, आपको नहीं लगता कि उनमें भी कमियां हैं और सरकार के एजेंडे पर वो काम करने लगती हैं? दिल्ली दंगे हुए तकरीबन 150 पौने 200 केस जमीयत लड़ रही है और एक आम ऐलान किया था कि आप हमारे पास आए, हम आपके केस को लड़ेंगे। फिर पास बाइट दिखाने वाले नहीं है, संस्था नहीं है, मीडिया हाउसेज नहीं है, ना लोकल लेवल पर है, ना इंटरनेशनल लेवल पर है, ना नेशनल लेवल पर है। काम तो आपका, आप करिए इसको, हम कर रहे हैं, हम साथ देंगे आपका। और शर्जील इमाम, उमर खालिद 1,000 दिन हो गए वो जेल में है। इसके लिए जमीयत उलमा हिंद क्या कर रही है? ये कोई मजहब, हर मजहब का हमें और आपको मान और सम्मान करना चाहिए। कोई मजहब आतंकवाद की तालीम नहीं देता और मजहब रिलीजन के एतबार से अपने मानने वालों को उन बुनियादी तालीम पर ही फोकस करता है कि जो उसको ज़रूरी है। इमारत कोई आतंकवाद की स्ट्रक्चर नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो आप अलग से इंक्वायरी कीजिए। कोर्ट अगर फैसला करता है कि ये मुजरिम है तो आप उस पर एक्शन लीजिए, मगर आप पूरी बिल्डिंग को आप गिरा देंगे एक शक की बुनियाद पर, एक गलत बात की बुनियाद पर। ये तो एक ज़्यादती है। इल्ज़ाम प्रूफ भी नहीं होता, इल्ज़ाम प्रूफ नहीं होता। जमीयत उलमा मुस्तकिल शुरू से उसकी हिस्ट्री रही है कि ऐसे ऐसे केस आए हैं जमीयत उलमा के पास कि फांसी के केस हो गए हैं। लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से उनको कन्विट किया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, हज़रत मौलाना अरशद मदनी, 11 साल हमने केस लड़ा तो सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं उन्होंने उनको बाइज्जत बरी किया और कोई प्रूफ नहीं कर पाए, कोई जुर्म साबित नहीं हो पाया। तो उनकी जो 11 साल की ज़िंदगी थी तो उसका हिसाब कौन देगा? जो एजेंसियां गिरफ्तार करती हैं, आपको नहीं लगता कि उनमें भी कमियां हैं और सरकार के एजेंडे पर वो काम करने लगती हैं? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कुछ उनको लगता है तो वो काम करती हैं अपना, मगर जब तक किसी के ऊपर जुर्म साबित ना हो जाए तो वक्त से पहले किसी को मुजरिम नहीं कहना चाहिए और कन्विट नहीं करना चाहिए उसको। आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से यूएपीए लगाकर जो एनआरसी में नौजवान सामने आए थे, एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, उन सब को जो उसमें लीडर टाइप में थे उन सबको जेल में डाल दिया जा रहा है। और शर्जील इमाम, उमर खालिद 1,000 दिन हो गए वो जेल में है। इसके लिए जमीयत उलमा हिंद क्या कर रही है? देखिए, जमीयत उलमा शुरू से हर उस शख्स के साथ खड़ी है कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जमीयत उलमा भेदभाव नहीं करती है। शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए क्या किया है? देखिए, जो लोग जेलों में बंद है, चाहे वो शर्जील इमाम उमर खालिद हो, जो लोग जमीयत के पास आते हैं कि हम इस केस को फॉलो नहीं कर पाए, यानी नहीं इसका खर्च उठा पाएंगे, जमीयत उनके साथ खड़ी रहती है। अगर इनके वालिदैन, इनके घर वाले आके जमीयत से कहें कि भाई केस आप लड़े, तो जमीयत उन केस को लड़ेगी, आवाज़ बुलंद की है। कहेगी या मतलब जमीयत वाले खुद जाएंगे? ये तो कौम की बात है। कौम की बात है। देखिए, जमीयत हमेशा इस बात उस पर रहती है कि जो मजलूम एक ऐलान करती है कि जो जैसे दिल्ली दंगे हुए तकरीबन 150 पौने 200 केस जमीयत लड़ रही है और एक आम ऐलान किया था कि आप हमारे पास आए, हम आपके केस को लड़ेंगे। बहरहाल वकालतनामा तो देना पड़ेगा ना, एक फॉर्म तो फिलअप करना पड़ेगा आकर के, वो कहे भाई हम भी आपसे अपना केस लड़ना चाहते हैं। एक आवाज़ आम है, सबके लिए आम ऐलान किया हुआ है कि जो मजलूम है, जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, जमीयत को आकर के बताए कि हमारे साथ ये ज़्यादती। अगर एक आदमी खुद खड़ा है कि नहीं मैं खुद ही केस लड़ना चाहता हूँ, तो हम ज़बरदस्ती नहीं करते उसके कि नहीं आपका केस हम ही लेंगे। कल को ये होगा कि भाई जमीयत ने ज़बरदस्ती हमारा केस लिया है, हम ज़बरदस्ती नहीं करते। जो आदमी चाहता है कि जमीयत मेरा केस लड़े, जमीयत उस केस को लेती है। तकरीबन पौने 200 केस है। अभी देखा आपने, बहुत सारे लोग बाइज्जत बरी हुए हैं दिल्ली दंगों में, जमीयत ने उनके केस को लड़ा है। और जिसको मेन टारगेट किया हुआ है ताहिर हुसैन को, ताहिर के भाई के तमाम केस जमीयत ने लड़े हैं और 13 केसों में उनको बेल दी है और कुछ केसों में डिस्चार्ज हुआ है, जमीयत ने उनको किया है और भी बहुत सारे लड़कों को किया है। आज वो आकर के कहें तो जमीयत उनके साथ खड़ी हुई है। अलबत्ता उनकी आवाज़ को हमेशा बुलंद किया, गवर्नमेंट से, एजेंसी से हमेशा ये मुतालबा किया है कि जो भी मजलूम है उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह वो भी कोर्ट से बरी होंगे जैसे पहले हुए हैं। यकीनन जमीयत उलमा लोगों के केस लड़ती है, ये बात हकीकत है। लेकिन सर, जो 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद रिहा होकर आते हैं, इनमें आपको कमी कहाँ लगती है? एजेंसियों की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, या जो एजेंसियां इनको उठाकर ले जाती हैं? देखिए, इल्ज़ाम साबित हुए। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें
एजेंसी भी बहुत सारी मामूली शक की बुनियाद पे लेकर के चले जाती है और फिर अपने शक को साबित करने के लिए बहुत सारे झूठे इल्ज़ामात और लगा दिए जाते हैं ताकि हमारा कुछ दिन तक कोर्ट के अंदर ये मुकदमा चल सके और कोर्ट में हम ये कोशिश बना सके कि हाँ हम कहीं किसी न किसी जगह तक सही थे। अच्छा, कोर्ट के अंदर भी ये है कि जल्दी से जल्दी डिसीज़न आना चाहिए। कोर्ट के अंदर उनके मुकदमा जल्दी से जल्दी समाप्त होनी चाहिए। डिले होता रहता है, तारीख पे तारीख दी जाती है। तो हमारी ये अपील कोर्ट से भी रहती है कि जल्दी से जल्दी, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी जेलों में बिला वजह के न गुजरे और वो भी खुली हवा में सांस लेकर के जो उनके राइट्स हैं मुल्की तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर, वो उन राइट्स का इस्तेमाल करके आम जिंदगी अपने एतबार से गुजार सके। तो मुतालबात हमेशा एजेंसियों से भी रहा है, गवर्नमेंट से भी रहा है, अदालत से भी रहा है कि जल्दी उनके मुकदमात का तस्फिया होना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। देर नहीं होनी चाहिए। मौलाना साहब, जिस तरीके से यहाँ असम वाले आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इन लोगों की जो आवाज़ है हुकूमत को सुनना चाहिए। ये आपके यहाँ के रहने वाले हैं, आपकी मिट्टी में रहते हैं और आपसे मोहब्बत प्यार भी करते हैं। अगर आप इनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? इनके जो हक़ हैं, अगर इनके हक़ की बात आप नहीं सुनेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? इनकी जो बुनियादी चीज़ें वो राइट है, इनका हक़ है और ये यहीं के रहने वाले, यहीं के बाशिंदे हैं। अगर आप इनके साथ किसी भी मामले में भेदभाव करेंगे या किसी भी एतबार से, किसी भी एंगल से, तो ये मुल्क की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, उसके ऊपर दाग लग जाएगा। क्योंकि आप पावर में हैं, सब कुछ आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास साधन हैं, आप इनको दिल से लगाइए, इनकी बात सुनिए। उम्मीद है सरकार से, जो सरकार हिंदू राष्ट्र की बात करे, जिसके नेता, उम्मीद ही पर तो सारे काम होते हैं। उम्मीद है आगे चलकर करेंगे, बात इनके दिल पे लगेगी, सुनेंगे हमारी बात और होगा। जी मौलाना, एक सवाल हम आपसे जानना चाहें। जिस तरह से 70 साल से सेकुलर पार्टियां रही हैं, मुसलमानों की हालत ख़राब होते गई है अब तक, ठीक है सर, क्या आपको नहीं लगता कि जो सेकुलर पार्टियां हैं उनमें विश्वास कर के मुसलमानों को और उनके साथ रहना चाहिए, या इंडिपेंडेंट अपनी अलग पॉलिटिक्स के साथ हिस्सेदारी की पॉलिटिक्स करनी चाहिए? देखिए, ये बात सही है कि सेकुलर पार्टियों ने भी अपना हक अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। नहीं किया सर, ये कभी नहीं, मैं कह रहा हूँ उनकी तरफ से भी कमियां रही हैं यकीनन, और जो कुछ करना चाहिए था मुकम्मल तौर पर उन्होंने नहीं किया और आज उसको वो भुगत रही हैं। आज उनके सामने उसी का खमियाजा है जो आज वो बाहर हैं और आज तरह तरह के वो भी परेशानियों में मुब्तला हैं। ये उनकी नाकामियों का और उन्होंने जो नाइंसाफ़ी की उसी का नतीजा है। लेकिन इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये एक बड़ा मुल्क है जहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी मिल करके रहते हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, किसी की भी हो, सेकुलर ही पार्टी आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि अक्सरियत के दरमियान नफ़रतें हैं। आवाम में जब जाएंगे तो आवाम के दरमियान प्यार और मोहब्बत है। पार्टियों ने नफ़रतें फैलाई हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग हैं जिनके दिलों के अंदर नफ़रत है। एक दिन आएगा कि ये मोहब्बत जो है नफ़रत के ऊपर गालिब आएगी और यहाँ के चाहने वालों को और मुल्क से मोहब्बत रखने वालों को एक दिन दिखेगा कि यकीनन जिन लोगों ने हमें बहका करके नफ़रतें बांटी है और हमारा गलत इस्तेमाल क्या है, वो भी एक दिन जो है इस पे सोचने पर मजबूर होंगे कि मुल्क इससे पीछे जा रहा है। जो यकीनन मुल्क से मोहब्बत करते हैं और जो चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, उनको चाहिए, उनके लिए लाजमी और ज़रूरी है कि वो तमाम कम्युनिटीज़ को बराबर एक नज़र से देखे और एक साथ लेकर के चले। पार्टी तो वही कामयाब होगी जो दोनों को नहीं बल्कि सारी कौमों को, जितने भी यहाँ के मज़हब के मानने वाले, सबको एक साथ लेकर के सबके हुकूक की बात करे, एक साथ बात करे, वही पार्टी कामयाब होगी। जमीयत उलमा 1920 से तकरीबन चल रही है, 1919 से, उन्हीं के आसपास आरएसएस 1924 1925 से। आज वो इतनी तरक्की पर हैं, उनका संगठन इतना मजबूत है, उनके मीडिया में लोग हैं, हर संस्था में उनके लोग हैं। जमीयत उलमा ने ऐसा क्या नहीं किया जो इतने पीछे रह गए मुसलमान? वो उनमें काम कर रहे हैं, आप मुसलमानों में काम कर रहे हैं। देखिए, जमीयत उलमा का जो फोकस है और जो उसका मकसद है, वो अपने मकसद में आज भी कामयाब है। जमीयत उलमा एक सियासी पार्टी नहीं है, संगठन है सर, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है। वो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको लेकर चलता और उसके अंडर में सारे लोग आते हैं, सारे जाति के, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन, हम सब लोगों की मदद करते हैं। हमारा सियासत से दूर दूर तक का ताल्लुक़ नहीं है, वो पॉलिटिकल एतबार से बहुत मजबूत हैं और यही वजह है कि जो आदमी पॉलिटिकल एतबार से मजबूत है तो उसके पास सारे साधन हैं, मुल्क में फैले हुए हैं। मगर जमीयत उलमा सियासी जमात नहीं है, इसलिए उसका जो मकसद है वो अपने मकसद में कामयाब है। मान गया पॉलिटिकल आप वो मजबूत हैं, आप मजबूत नहीं हैं। एजुकेशन में आप मजबूत होते, हेल्थ सेक्टर में आपके हॉस्पिटल्स होते। बिल्कुल हैं, एजुकेशन में काम हो रहा है। जमीयत उलमा हर साल स्कॉलरशिप देती है तकरीबन 700 बच्चों का, यानी कई साल से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है अरशद मदनी साहब हर साल, और उसमें गैर मुस्लिम हमारे बिरादरान वतन जो अच्छे नंबर लाते हैं
जो फाइनेंशियली एतबार से बहुत कमज़ोर हैं, हम उनको गले लगाते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। भेदभाव की बात नहीं करें, हम नहीं, मुस्लिम हम कम्युनिटी की आपको बात करें, बतलाना जिसे चाहते हैं आप आपके माध्यम से, हम मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिमों के लिए भी। देखिए नहीं, आपने जो सवाल किया है स्कूल और कॉलेज का, हमारे मौलाना अरशद मदनी ने 12 पब्लिक से मुतालबा किया है कि जो साहिब हैसियत है, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, वो आगे बढ़ें और अपने स्कूल कॉलेज कायम करें। और 12 इसके ऊपर का, और ख़ुद भी अपना मतलब स्कूल चलाते हैं। लेकिन इस स्कूल में आगे आना होगा हमारे उन लोगों को कि जिनके पास पैसा है, दौलत है, अल्लाह ने नवाजा है, उनके बगैर स्कूल नहीं चल सकते हैं। अब जमीयत उलमा हिंद मदरसों को चलाती है, मजहबी तालीम भी देती है, ये जो ज़रूरी है और लाजमी है मदरसों की निगरानी करना। तो अब जो असली तालीम है उसको ये कैसे संभाले? रही RSS से आप मुवाजना कर रहे हैं, उससे मुवाजना करने की ज़रूरत नहीं है। उनके किस तरह के वसाइल हैं, कौन उनके पीछे खड़ा हुआ है या उनके क्या, वो सब आप और मैं जानते हैं अच्छी तरह से, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मदरसों को चलाना ताकि हमारी एक मजहबी पहचान बाकी रहे, आने वाली नस्लों को आप पहचान सके कि मुस्लिम ही थे, वो मदरसों से ही हो सकती है। दीनी तालीम नहीं होगी तो कैसे आगे आने वाली नस्लों को पता लगेगा कि हमारा मज़हब हमें क्या कहता है, हमारी शरीयत क्या कहती है। तो उस पर भी फोकस है और चाहती है कि सब लोग कम्युनिटी के साथ इंसाफ हो, गवर्नमेंट से मुतालबात करना। बाकी स्कूल और कॉलेज के लिए जो हो सकता है, जैसे हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि स्कॉलरशिप भी देती है। हमारे दूसरे लोग हैं जो ओपन स्कूलिंग का भी काम करते हैं और बच्चों को कहते हैं कि स्कूल खोलो, आगे बढ़ाया जाए। ये इसका में, और इसके अलावा जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं इंडिविजुअली तौर पर अलग अलग भी मदद करती है कि भाई ये आदमी आगे बढ़ना चाहता है, इसके वसाइल नहीं है, उनको भी मदद की जाती है, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है सर, सरकार 8 साल से, इससे पहले सरकार कांग्रेस की रही है, क्या फ़र्क देखते हैं इन दोनों में? वो तो सबके सामने जाहिर और बाहिर है कि जो वो पहले मामला था इतना नफ़रतों वाला नहीं था, इस तरीके के भेदभाव था, लेकिन इतना नहीं था जितना इन सालों में हुआ। जिस तरीके से टारगेट मदरसों को, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को किया जा रहा है, पहले इतना टारगेट नहीं किया जाता था। जिस तरह से मोब लिंचिंग हुई है अलल ऐलान, क्योंकि और जो मोब लिंचिंग करने वाले उनका एजाज़ हो रहा है, वो जेलों से आ रहे हैं तो उनको मालाएँ पहनाई जा रही हैं। पहले इस तरीके का मामला नहीं होता था, पहले भी हुआ है, लेकिन इन 8 सालों में जो जुल्म बढ़ा है मुसलमानों के खिलाफ, वो आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लगता है जो परवेश वर्मा है, जो सोशल बाइकाट की मुसलमानों की अपील कर रहे हैं दिल्ली में रहकर, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो मुस्लिम लीडर हैं उनके पहले के बयानात उठाकर उन पर कार्रवाई हो रही, जेल हो रही है, कैसे देखते हैं? हाँ, तो ये तासुब है सब। आप जानते हैं कि इस हुकूमत की यही कामयाबी है, उनकी नज़दीक ये उसको कामयाब समझते हैं कि वो अपने लोगों को बचाते हैं, दूसरे लोगों को फंसाते हैं। अपने लोगों का बचाव कर रहे हैं। दिल्ली फसादात में किसने क्या नहीं बोला, जिनकी वजह से फसाद हुआ, परवेश वर्मा हो या जो अपने DCP के बराबर में अलल ऐलान जो है चैलेंज कर रहे हैं खड़े होकर के, जिन्होंने फसाद कराया है। और जो फिर इसके अलावा अभी लोनी के विधायक आए थे, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा खड़े होकर के, नफरतें किस तरह के फैलाई, लेकिन गवर्नमेंट ने या एजेंसी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? अगर करती भी एक मामूली सी धारा लगाई जो बाहर से बाहर ज़मानत और बेल हो जाती है। तो ये दो तरीके का नज़रिया इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, और यहाँ के आवाम के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। सर, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, यकीनन वो सच नहीं है, चाहे मुसलमानों के खिलाफ, किसी माइनॉरिटी के खिलाफ। आप लोग उसके लिए कौन सा वसाइल करके जो सच है उसको फैला रहे हैं? ये काम तो आपका है, आप करिए इसको। तब तो ना सर। हम तो बोलते हैं, हर महाज पर बोलते हैं और बहुत अच्छे अंदाज से बोलते हैं। जो असल आपका काम है, आप उस काम पर लग ही नहीं रहे हैं। मीडिया के वसाइल बहुत है, हर घर में TV है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और आज तो ऐसा है टेक्नोलॉजी का ज़माना, आप एक बाइट दीजिए पूरी दुनिया में चली जाती है। लेकिन बाइट दिखाने वाले लोग नहीं है ना, बेहतर बात कीजिए। आपके पास बाइट दिखाने वाले नहीं है, संस्था नहीं है, मीडिया हाउसेज नहीं है, ना लोकल लेवल पर है, ना इंटरनेशनल लेवल पर है, ना नेशनल लेवल पर है। काम तो आपका, आप करिए इसको। हम कर रहे हैं, हम साथ देंगे आपका। जी। हाँ, आप करिए, और आप अच्छी बात है, आप पब्लिकली आप पेश कीजिए उसको, फिर देखिए कितना अच्छा माहौल और भेदभाव ख़त्म होगा। ये मीडिया अगर चाह ले तो मैं समझता हूँ ये जो नफ़रत का माहौल है ना आपस में घर में, और 1942 के अंदर ना मैं और एक मेरा बिरादरान वतन हिंदू और मुसलमान एक प्लेट में खाया करते थे। आज वो माहौल नहीं है, मगर आज भी अच्छे लोग हैं, चंद लोग ऐसे हैं कि जो एक इस माहौल को, इस ब्यूटी को ना ख़त्म करना चाहते हैं। मगर ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, ये हमेशा खूबसूरत बना रहेगा। इस मीडिया की आप बात कर रहे हैं सर कि हमारी आवाज़ पहुंचाए, उन पर तो यही एलिगेशन है ना कि वो अडानी अंबानी के RSS के मीडिया हाउसेज हैं। नहीं, अब तो बहुत आप अपना ऐसा, आप अपना, आपका या मुसलमानों का या ठीक है माइनॉरिटीज़ का कोई ऐसा मीडिया हाउस या कोई लोकल लेवल पर सोशल मीडिया नहीं है सर, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए कि जो आवाज़ उठाते थे, क्या उनकी आवाज़ को दबा नहीं दिया गया है? तो हाँ, तो जो आवाज़ें इस तरह की थी कि जो सेकुलर तरीके से आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे, एक एक करके क्या उनके ऊपर प्रेशर बना के उनको नहीं ख़त्म कर दिया गया? तो अगर आप अपने हाउसेज भी कायम कर लें, अपने मीडिया हाउसेज बना लीजिए, लेकिन जब गवर्नमेंट
तासुब के नज़र से देखेगी और उनके ख़िलाफ़ को जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, तो फिर तो आपके हाउसेज़ भी नहीं चल पाएंगे। वरना जो मीडिया हाउसेज़ हैं ये काफ़ी हैं, अगर ईमानदारी से काम करने वाले भी होंगे, लेकिन वो काम करने दे तब ना। अब आवाज़ों को दबा दिया जाता है, बढ़ने नहीं दिया जाता। जी, अच्छे लोग भी बहुत हैं। देखिए, अच्छे लोगों से ज़माना भरा हुआ है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अच्छे लोग जब संस्था मिलेगी, जब उनको चीज़ें मिलेंगी तो करेंगे ना सर। नहीं, सब साधन है ना, आपके पास सब साधन है। और एक लास्ट मैसेज कौम के नाम, पूरे देश के नाम क्या देना चाहिए? बस ये मुल्क बहुत प्यारा है। इस मुल्क की खूबसूरती को बनाने में मेरा और आपका किरदार, हर कम्युनिटी के आदमी का और इंसान का किरदार ज़रूरी है। मोहब्बत को फैलाएं, नफ़रत को दूर करें, फिर आपस में जो पहला एक माहौल था, गंगा जमनी तहज़ीब थी, ये जो पैगाम जमीयत का वो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब का भी है। आइए गले मिलते हैं। जो नफ़रत है हमारे दरमियान, जो चंद लोगों ने हमारे दरमियान फैला रखी है, उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करें और गले मिलें। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। इस मुल्क का कोई मुल्क मुआवजना नहीं कर सकता। हर ज़बान बोली जाती है, रंग बिरंगे फूल हैं, हर मज़हब के लोग हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, और आज भी 90% हिंदू मुसलमान आपस में रहने की कोशिश करते हैं और प्यार मोहब्बत से, बस प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश करें। यही हमारा और मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं सूबा दिल्ली के, उनका और जमीयत उलमा का यही एक मैसेज। बिल्कुल खूबसूरत फूल है, लेकिन फूल में खुशबू होनी चाहिए। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये पैगाम दे दिया इन्होंने। हमारा पैगाम जमीयत उलमा का यही रहा है हमेशा से कि उन लोगों को चाहिए, ये पैगाम जो अमन अमान चाहते हैं उनके लिए तो पैगाम की ज़रूरत नहीं, वो तो चाह रहे हैं, लेकिन जो नफ़रत फैला रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि अगर वो यकीनन मुल्क से सच्ची वफ़ादारी करते हैं और मुल्क से प्यार करते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो फिर इस नफ़रत को ख़त्म कर दो। और अगर आप इस नफ़रत को ख़त्म नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आप मुल्क के वफ़ादार नहीं है। मुल्क को तरक्की, मुल्क की आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमारा मुल्क मजबूत हो, ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप चाहते कि मुल्क कमज़ोर है, मुल्क पीछे हटे, इसलिए प्यार और मोहब्बत के चिराग को जलाइए और उस गुलदस्ते को बनाइए कि जिस गुलदस्ते में तमाम तरह के फूल हों और उसकी खुशबू चारों तरफ फैले। तो ये हमारा पैगाम है, प्यार और मोहब्बत को आम कीजिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने।